हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 11वीं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में आपको मैं बेसिक से लेके नीट के लेवल तक का पढ़ाऊंगा। इसमें आपके लगभग 3 लेक्चर बनेंगे और उन 3 लेक्चरों में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर आपके थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है। इसमें आपका पहला हेडिंग है द्रव्य, मैटर। तो बहुत सिंपल मैं आपको उसकी बताता हूँ परिभाषा। जो भी आपको नजर आता है वो मैटर है। देखो, द्रव्य में और द्रव में डिफरेंस है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, ठीक है, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। अब द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, तो ये आपके पास 3 प्रकार का होता है। अब देखो, जो 12th पास करके बच्चे आए हैं उनके लिए आसान होगा ये सब कुछ, और जो अभी 12th में आए हैं उन्हें थोड़ा सा ये सीखना पड़ेगा, उनके लिए भी आसान होगा। इसलिए मैं बेसिक से लेके ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो द्रव्य की प्रकृति की बात करते हैं। नेचर ऑफ मैटर, तो हमारे पास 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर। अब ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठोस को आप हीट दो या गर्म कर दो तो वो चेंज हो जाएगा द्रव में। द्रव को आप हीट दो वो चेंज हो जाएगा गैस में। क्लियर। उसके बाद इसका उल्टा भी सही है। आप गैस को ठंडा करो वो चेंज हो जाएगी लिक्विड में। लिक्विड को ठंडा करो वो आपका बदल जाएगा ठोस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये मान के चलो, यहाँ पर अभी बर्फ रखा है, ठोस बर्फ है। आप उसको हीट देंगे, उसका पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और हीट देंगे उसकी भाप बन जाएगी। अब आपके पास भाप है, भाप को गर्म करो, भाप को ठंडा करो, उसमें से हीट बाहर निकालो, वो वापस बदल जाएगी लिक्विड में। लिक्विड में से हीट बाहर निकालो या उसको ठंडा करो, वो बदल जाएगा आपका बर्फ में। अब यहाँ पर बर्फ सॉलिड है, पानी लिक्विड है और भाप गैस है। नेक्स्ट मेरे पास है मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैटर मेरे पास 2 प्रकार का होता है। एक होता है मिक्सचर, जब बोलते हैं मिश्रण। एक होता है शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस। बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर मेरे पास 2 प्रकार का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हिंदी में बोलते हैं इनको समांगी या बोलते हैं विषमांगी। क्लियर है। देखो, होमोजीनियस का अर्थ क्या है? पूरे मिक्सचर का संगठन या बोलते हैं कंपोजिशन एक समान होता है। एग्जाम्पल हवा और शरबत। अब ये शरबत यहाँ पर वर्ड आया है, ये आपका शरबत बनेगा चीनी प्लस वाटर से। चीनी प्लस वाटर मिलाने पर आपका शरबत बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है होमोजीनियस का, उसकी बात समझते हैं। देखो, एयर के अंदर सब बच्चे जानते हैं 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2 है। और भी गैसें होती हैं, उनका अमाउंट बहुत कम होता है। अब आप एक काम करो, आपने 1 लीटर वायु कैप्चर की उत्तराखंड के अंदर और आपने 1 लीटर वायु कैप्चर की हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर है। तो क्या उनका संगठन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वहाँ की एयर के अंदर भी 78% क्या होगी? नाइट्रोजन, और यहाँ की एयर में भी क्या होगी? 78% नाइट्रोजन ही होगी। 21% ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या होगी? 21% ऑक्सीजन। तो उनका जो संगठन है या जो कंपोजिशन है वो एक समान है। इसका एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हैं, दूध। जो मिल्क होगा उसे आप कहीं से भी उठा लो, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो बराबर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं
दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है हेट्रोजीनियस का। देखो इसमें लिखा है पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता है। एग्जाम्पल चीनी में दाल, आपने दाल ली उसको चीनी में डाल दिया है तो उसका कंपोजिशन कम और ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं एक और देता हूँ। आपको रेत लेना है, रेत, और रेत लेने के पश्चात उसको एक बीकर के अंदर डाल लेना है, या आपने रेत यहाँ पर डाल दी है, रेत, ठीक है। अब इसमें आप बाहर से वाटर डाल देना। अब क्या होगा, आप इसे ऐसे हिला देना, उसके बाद छोड़ देना। तो हम देखते हैं कि जो रेत के आसपास का वाटर होगा, ये जो वाटर है ये डार्क है, इसके ऊपर हल्का डार्कनेस है, और जो सबसे ऊपर है उसमें वो थोड़ा सा कम डार्कनेस है। इसका अर्थ ये हो गया है कि जो आपने रेत लेकर विलयन बनाया है या मिश्रण बनाया है उसके अंदर कंपोजिशन एक समान नहीं है। जो रेत के आसपास होगा उसके अंदर रेत का अमाउंट ज़्यादा है, या कम बोल देंगे कि संगठन या कंपोजिशन ज़्यादा है। जैसे ऊपर जाएंगे तो कंपोजिशन कम होता जा रहा है रेत का। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। क्लियर। बात करते हैं प्योर सबस्टांस की। अब प्योर सबस्टांस हमारे पास एक होता है तत्व, एक होता है कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम इन्हीं की बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में लिखा है इनमें एक ही प्रकार के कण। क्या लिखा है भाई, एक ही प्रकार के कण। अब ये कण आपके क्या हो सकते हैं, ये कण परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। मतलब एटम्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एटम्स आपस में कंबाइंड होकर एलिमेंट्स बनाते हैं, या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में सोडियम, कॉपर, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और हमारे पास और भी एग्जांपल इसके, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि सिंगल एटम नेचर के अंदर आपको नहीं मिलता है, या तो एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बना देते हैं, या एटम आपस में ही जुड़ जाते हैं। जैसे आपके पास सोडियम का क्रिस्टल है, तो सोडियम का हमने यहाँ पर लिख दिया है सोडियम, ये Na लिख दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल एटम है, ये सोडियम का क्रिस्टल है। सेम कहानी कॉपर के साथ है, ये कॉपर का क्रिस्टल है, सिंगल एटम नहीं है। ये सिल्वर का क्रिस्टल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब बनते कैसे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ सीख लो। एटम्स प्लस एटम्स आपस में अटैच होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में मैंने एक H का एटम लिया है, दूसरा भी H का लिया है, ये आपस में कंबाइंड हुए, दोनों एटम है, और क्या बना दिया, H2 बना दिया। H2 है क्या, मॉलिक्यूल। N क्या है, दोनों एटम्स कंबाइंड हो क्या बना दिया है, मॉलिक्यूल बना दिया है। अब H2 भी N2 भी क्या है, ये एलिमेंट्स है। क्यों, इनमें एक ही प्रकार के कण हैं। यहाँ पर केवल H, यहाँ पर केवल N, यहाँ पर केवल सोडियम, यहाँ पर केवल कॉपर। क्लियर, ठीक है। अब अगला पॉइंट समझो। सोडियम, कॉपर, सिल्वर जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कि अन्य आपका क्या मिलेंगे, सोडियम के एटम आपस में जुड़ेंगे और एक क्रिस्टल बना देंगे सोडियम का। तो क्या लिखा है, घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। उसके बाद अन्य तत्वों के घटक अणु मॉलिक्यूल होते हैं जो 2 या 2 से अधिक एटम्स के संयोजन से बनते हैं। तब आपने इतना सीखा है कि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स होंगे। बनते कैसे हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स के जुड़ने से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। दूसरा आपने पॉइंट क्या सीखा है कि सिंगल एटम का कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो नेचर के अंदर आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड्स के हमारे पास ये परिभाषा है, जब, देखो ध्यान से देखना सब बच्चे यहाँ पर, जब भिन्न तत्वों डिफरेंट एलिमेंट्स के 2 या 2 से अधिक परमाणु अगर सेम एटम हो जाए तो बन जाएगा मॉलिक्यूल। अगर आपको कंपाउंड्स बनाना है तो भिन्न तत्वों के
दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात फिक्स अमाउंट या फिक्स रेशो में संयोजित होते हैं तब कंपाउंड का एक अणु, अब यहाँ पर क्या आ गया है, ये कंपाउंड का एक अणु प्राप्त होता है। देखो आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, जैसे करके हमारे पास H2O है। अब इसमें एटम तो जुड़े हैं, ये अणु भी है, लेकिन ये साथ में कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर लिख दिया है भिन्न तत्वों के, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया है? ये जल का एक अणु है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है या अणु है, लेकिन ये क्या है? कंपाउंड। क्लियर? हम इसको कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं कि डिफरेंट तत्वों के या डिफरेंट एलिमेंट्स के, एक हाइड्रोजन 2 H है, 1 ऑक्सीजन है। जैसे हमारे पास NH3 है, अमोनिया, डिफरेंट नाइट्रोजन है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। तो ये है क्या? ये कंपाउंड है, लेकिन ये एक अणु भी है। ठीक है भाई, मतलब एटम के जुड़ने से आपको अणु प्राप्त होगा। डिफरेंट एटम है तो इसको बोल देंगे क्या? कंपाउंड्स बोल देंगे। हमारे पास एग्जांपल और भी है, जैसे CO2 है आपके पास। ठीक है भाई, C6H12O6, ये सब क्या है? ये सब आपके कंपाउंड है भाई। तो कंपाउंड समझ में आ गया है? एटम जुड़ने से बनता है मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट एटम जुड़े हैं तो बन जाएगा कंपाउंड्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मेरे पास हेडिंग आता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो आप इसको सीखेंगे फिजिक्स के अंदर भी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उनका मात्रक क्या है, उनका सिंबल क्या है। पहला हमारे पास लंबाई, लेंथ, इसका ऐसे मात्र होता है मीटर और इस मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। दूसरा द्रव्यमान, इसका जो ऐसे मात्रा होता है किलोग्राम, सिंबल होगा kg। तीसरा समय, मात्रा हो जाएगा सेकंड, सिंबल s। फोर्थ हमारा हो जाएगा विद्युत धारा, इसका मात्रा होता है एम्पियर, इसका सिंबल कैपिटल A। ठीक है। टेम्परेचर का होता है केल्विन, सिंबल होगा केवल K। पदार्थ की मात्रा जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है और आपको ये डिटेल से पढ़नी है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक मोल होता है। मेन तो आपको मोल पढ़ना है। ठीक है भाई, मोल का मात्रक सिंबल मोल ही है। ज्योति तीव्रता, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन बन जाए नीट के अंदर, किसका ऐसा मात्रक क्या है? कैंडेला, सिंबल क्या है इसका? CD। इसके बाद ये थोड़ा सा हमारे पास कन्वर्जन है भाई। जब आप सवाल सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, तो इनका वहां पर इस्तेमाल होता है। अगर कहीं लिखा है 10⁻⁻24 और वहां पर आपको ये मिल जाए, योक्टा मिल जाए, तो इसका मतलब आपको समझना है कि इसका मतलब ये वाला है। अगर आपको ये दे रखा है और इसको मीटर में चेंज करना है, मतलब आपके पास कोई संख्या गिवन है, उसको चेंज करना है और वहाँ पर ये लिखा है, तो आपका साफ समझ जाएंगे कि 10⁻⁻24 लगाने के पश्चात वो संख्या आपकी मीटर में चेंज हो जाएगी। 21 पर आप क्या लगाते हैं? जेप्टो। 18 पर क्या लगेंगे आप? एटो। -15 पर क्या लगेंगे? फेमिटो। 12 पर क्या लगेंगे? पिको। देखो हमारे पास एक होता है संधारित्र, तो वहाँ बोल देते हैं कि एक संधारित्र की धारिता 10 पिको फैरड है। कितनी है? 10 पिको फैरड है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पिको को हटाने के लिए आप वहां लिखेंगे 10, उसके बाद पावर लगाएंगे 10⁻⁻12। आया समझ में? क्लियर है? हमारे पास नैनो कितना होता है? -9 होता है। हम आपसे बोल देते हैं कि एक वेवलेंथ 500 नैनोमीटर की है, 500 नैनोमीटर की है। अब आप क्या काम करेंगे? इस नैनो की जगह आप लगाएंगे 500 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको ये नाम नजर आते हैं तो आप इन नाम के स्थान पर उतनी ही पावर लगाएंगे। यह लिखा है 10⁻⁻6 लिखा है माइक्रो। हमसे बोलता है कि आपके पास एक प्रतिरोध 10 माइक्रोफैराड का है, प्रतिरोध 10 माइक्रो ओम का है। तो यहां पर हम लिखते हैं R बराबर 10 माइक्रो ओम का आपके पास एक प्रतिरोध है। अब क्या काम करेंगे आप?
अब इस माइक्रो के स्थान पर आप लगाएंगे 10 की पावर -6 ओम। ठीक है भाई, आ गया समझ में? ओके। 6 पर माइक्रो है, -3 पर मिली है, -2 पर सेंटी है। कहीं हम ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या काम करेंगे, इस सेंटीमीटर के स्थान पर आप 10 की पावर -2 लगाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे मीटर। ऐसे यहाँ पर डेसी होता है। अब ये प्लस वाले हैं। सिंपल 10 डेका, 3 होता है किलो, 6 होता है मेगा, 10 की पावर 9 होता है गीगा, जिसे बोलते हैं जीबी, गीगाबाइट। ठीक है। पावर 12 टेरा, जब से बोलते हैं हमारे पास कि एक आवृत्ति 10 किलो हर्टज है। कितनी है? 10 किलो हर्टज है। अब यहाँ से आपको किलो हटाना है, तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे आप? 10 गुणा 10 की पावर 3 लगाएंगे। वो बोलता है कि एक आवृत्ति 10 की पावर 6 मेगा हर्टज की है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं 10 गुणा 10 की पावर, आप ऐसा बोल लो कि एक आवृत्ति 50 मेगा हर्टज की है। अब इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 50 गुणा 10 की पावर कितना है मेगा में? 10 की पावर 6। अब ये हर्टज में आ गई। किस में आ गई भाई? ये हर्टज में। आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जो भी नाम आएगा, पी को आता है तो वहाँ पर -12 लगाएंगे, नैनो पर क्या लगाएंगे? -9 लगाएंगे, माइक्रो पर -6 लगाएंगे, मिली पर -3 लगाएंगे। ठीक है। सेंटी पर -2 लगाएंगे, डेका पर 10 लगाएंगे, किलो पर पावर 10 की पावर 3 लगाएंगे, और 6 पर मेगा, 9 पर गीगा लगाएंगे। क्लियर है? ओके। करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की बात करते हैं। टेम्परेचर, हमारे पास तापमान को मापने के पैमाने हैं। तो टेम्परेचर को मापने के हमारे पास 3 पैमाने हैं। फर्स्ट आपका है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारे पास तीसरा, देखो इसका सिंबल होता है डिग्री, इसका होता है एफ, और तीसरा आपके पास है केल्विन पैमाना। कौन सा है भाई? तीसरा आपके पास है केल्विन। ठीक है। इसका सिंबल होता है के। अब ये बनते कैसे हैं, कि डिग्री सेल्सियस कैसे बना है, डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे बना है, ये कैसे बना है, और इन तीनों में रिलेशन आपस में क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार लिखता हूँ फॉर्मूला। देखो, किसी भी का टेम्परेचर मापना हो, कोई नया आपके पास थर्मो स्केल हो या कोई नया ताप मापने का स्केल आपके पास हो, तो हम यहाँ पर ऐसे मानते हैं उसको। देखो हमने यहाँ पर x मान लिया है। क्या मान लिया है? x। ये कोई हम अपने हिसाब से कोई नया ताप को मापने वाला कोई थर्मोमीटर बना रहे हैं। x मान लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप जल का हिमांक, जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। अपॉन जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक माइनस जल का हिमांक। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी टेम्परेचर को मापने का। कोई भी नया आपके पास थर्मामीटर है तो उसका x मानेंगे, जल का हिमांक के या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जल का क्वथनांक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जल का हिमांक। ठीक है भाई। कैसे? अब जो बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की, देखो उन्होंने क्या काम किया, जो डिग्री सेल्सियस वाला था उसने सिंपल माना। उसने पहले क्या बताया है कि जो डिग्री सेल्सियस है उसने ऐसा माना कि डिग्री सेल्सियस माइनस जल का हिमांक, जल डिग्री के हिसाब से जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, बटे जल का क्वथनांक उसके हिसाब से जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस जल का हिमांक कितना आ गया है 0 डिग्री।
तो मेरे पास जी यहाँ से निकल कर आएगा डिग्री सेल्सियस का पैमाना, वो आपका ये निकल के आता है डिग्री बटे 100। ये मेरे पास क्या है, ये डिग्री पैमाना आ गया है। अब ऐसे बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ फ़ारेनहाइट की। तो हम लिखेंगे पहले फ़ारेनहाइट माइनस, उसने बताया कि जल का हिमांक, इसके हिसाब से जल जम जाता है 32 पर, अपॉन जल जो उबलता है इसके हिसाब से वो उबलता है 212 पर, माइनस फिर आप ये लिखेंगे जल कितना है फ़ारेनहाइट के बारे 32। ठीक है, इसको घटाओ तो मेरे पास ये जो निकल के आएगा रिलेशन यहाँ से वो आ जाएगा F माइनस 32 बटे कितना 180। ये किसका है मेरे पास, ये डिग्री सेल्सियस का है, और ये किसका है मेरे पास, ये आपका है फ़ारेनहाइट का। किसका है भाई, ये आपका है फ़ारेनहाइट का। क्लियर? ठीक है, बात करते हैं केल्विन की। देखो दिमाग के अंदर ये पॉइंट रखो बस आप। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है केल्विन का, मैं इधर लिख देता हूँ, ये केल्विन हो गया है। उसने बताया कि 273, हम यहाँ पूरा मान नहीं लिखेंगे, केवल 273 पर पानी जम जाता है, और 373 माइनस 273। अब ये कितना बचेगा यहाँ पर, तो मैं इधर लिख देता हूँ केल्विन माइनस 273। देखो उसमें उसके बाद 0.15 भी होता है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, और नीचे लिखेंगे 100। ये मेरे पास 3 पैमाने हैं, मेरे पास 3 पैमाने हैं, ये और ये। अब इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है वो एक बार हम चेक करेंगे। एक बार देख लो सब बच्चे, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ जो नए बच्चे हैं उनके लिए, कि कोई भी आपको टेम्परेचर को मापने का स्केल बनाना हो तो आप क्या करेंगे, उस पर नाम लिखेंगे माइनस जल का हिमांक, कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसके हिसाब से, बटे जल का क्वथनांक, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है जो नया बना रहे हैं स्केल, जल का हिमांक। तो पहला हमारे पास ये आ गया डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो इस साइंटिस्ट के हिसाब से इसने माना कि जल उबलता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी जल जो जमता है वो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब नया साइंटिस्ट आ गया फ़ारेनहाइट। उसने बताया कि 32 डिग्री पर, 32 फ़ारेनहाइट पर जल जमता है, 212 पर जल उबलता है, घटाया तो ये आ गया। उसके बाद आया तीसरा साइंटिस्ट, आ गया केल्विन। उसने कहा कि 273 पर जल जमेगा, 373 पर जल उबलेगा, और ये ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एनसीईआरटी में इन दोनों के बीच में दे रखा है रिलेशन, वो आपके मैं अभी आपके सामने रिलेशन निकाल देता हूं फटाफट कि क्या रिलेशन है। तो मेरे पास ये संबंध था डिग्री सेल्सियस बटे 100 बराबर, यहां लिखते हैं फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको एक 0 काट देते हैं यहाँ पर भाग देते हैं 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 5F माइनस 32 बटे कितना, ये आ गया 9। ठीक है, उठा के इधर ले जाओ आप, तो आपका ये हो जाएगा 9 बटे 5 डिग्री सेल्सियस बराबर F माइनस 32। इसको उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास ये संबंध आपका आ जाएगा F डिग्री, यहाँ पर आप लगा सकते हैं डिग्री, ठीक है भाई, F डिग्री बराबर 9 बटे 5, ठीक है, डिग्री में प्लस 32। तो आप इस संबंध को डायरेक्ट याद रखेंगे सब बच्चे, डायरेक्ट देख लो, क्लियर है? ओके, अब आप एक पॉइंट और सीख लो। यदि आपके पास डिग्री सेल्सियस है और इसको चेंज करना है केल्विन में, तो आप यहां पर हमेशा 273 जोड़ देंगे।
ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। उसमें 273 आपको जोड़ना है। इसका उल्टा भी सही है कि केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो आप 273 यहाँ पर जोड़ लिखते हैं, यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर घटाना है। तो डिग्री को चेंज करना है केल्विन में, 273 ऐड करना है, और केल्विन को चेंज करना है डिग्री में, तो माइनस 273 करना है। अब इस पे क्वेश्चन आया था 2008 में, मैं आपको वो क्वेश्चन करा देता हूँ। तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था 2008 में, ताप की एक नई स्केल पर जो लीनियर है या रेखीय है उसे क्या नाम दिया है, W स्केल नाम दिया गया है। इस स्केल पर जल का हिमांक, आ गया ना पॉइंट, और क्वथनांक क्रम अनुसार कितना है, 39 और 239 है। जब अब यहाँ पर ध्यान से देखना कौन सा पैमाना है, सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर ताप 39 डिग्री होगा तो नई स्केल पर ताप का मान होगा, मतलब हमें दे रखा है सेल्सियस पर और हमें निकालना किस पर है, निकालना है W पर। ठीक है, तो इसका सवाल को हम सिंपल सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं C/100, ये आपका फॉर्मूला था। उसके बाद जो नया हमारे पास पैमाना है यहाँ लिखेंगे W, क्लियर, माइनस जल का हिमांक कितना है भाई, हिमांक है 39, कितना हिमांक है 39, अपॉन जल का कितना क्वथनांक है 239, 239 माइनस फिर 39, ये आपका याद है ना फॉर्मूला। यहाँ पर जल का हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक। अब ये कितना आपके पास है, ये दे रखा है सवाल के अंदर, कितना 39 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 ये वाला, क्यों यहाँ पर इसलिए हो जाएगा, लिखा है सेल्सियस स्केल पर 39 होगा, तो 39 बटे कितना, बटे 100, W माइनस 39, ये कितना बच जाएगा, ये बचाएगा 200, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो उसको उठा के इधर ले आना, तो जो हमारे पास W पैमाने पर आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा, देखो इसकी तो मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये आपका हो जाएगा 39 गुणा 2 और प्लस 39, किधर लिखूँ, इधर लिखता हूँ मैं, इधर इसको उठा इधर ले आना, तो ये हो जाएगा आपका W बराबर 39 गुणा 2 प्लस 39। ठीक है भाई, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 78 प्लस 39, 9 8 7, 9 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 8 8 16 17 का 1 7 1 11, 117 डिग्री आ रहा है आपका, समझ गया ना। तो ये सवाल आपका था 2008 में क्वेश्चन आया था, आपको सवाल ऐसे सोल्व करने हैं। ओके, अब मेरे पास नया टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस पर क्वेश्चन नीट के अंदर आता है, 2020 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इसके नियम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप मेरे हिसाब से सीखना तो आप आराम से सीख जाएंगे। सभी गैर शून्य अंक जो शून्य नहीं है 1 से लेकर 9 तक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लिखा है 285, तो इसमें कोई जीरो नहीं है, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3। यहाँ बताना 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो आसान से है। अब ये सीखो आप, यदि 0 से पहले पॉइंट लिखा है तो इसमें सार्थक अंक की संख्या केवल और केवल 1 होगी। ये वाला देखो ध्यान से देखना, 0 से पहले पॉइंट लगा है, इस जो शून्य अंक नहीं है उससे पहले 0 के बाद पॉइंट लगा है, तो आप केवल ये काउंट करेंगे। जैसे बताना, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, इसमें आपके हो जाएंगे 1 2, सॉरी इसमें भी कितने, 1 हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा 1। पॉइंट के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर बताएंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर सार्थक आपके अंक हो जाएंगे 3। अब ये तो आप समझ गए कि पॉइंट के बाद 0 आती है, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर आते हैं, तो सार्थक अंक केवल नंबर ही गिने जाएंगे, 0 नहीं काउंट होगी। अब यदि 0 बीच में आ जाए तो फिर आपको काउंट करनी है। अगर आपसे यहाँ पता करता है
तो देखो 0 2 गैर शून्य अंकों के बीच में है, तो आप इनको भी काउंट करके चलना। तो संख्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 2 3 4। यहाँ पर बताओ 1 2 3 4 5 6, संख्या हो जाएगी 6। क्लियर? अब देखो ध्यान से सब बच्चे देखना, पॉइंट के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद अब आप ये 0 काउंट करके चलेंगे। उल्टा देखो, ध्यान से समझ लेना भाई, यहाँ पर पॉइंट के बाद केवल नंबर चेक करेंगे। यदि पॉइंट के बाद 0 आ जाती है तो इनको आप सार्थक अंक मान के चलेंगे। तो 1 2 3 कितने अंक हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसमें देखो कोई पॉइंट नहीं है, अब इनको आप 0 को छोड़ देना, इनका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या केवल और केवल 1 होगी। अब यदि पॉइंट लग जाए, यहाँ पर पॉइंट लग गया है, तो 1 2 3 4, अब आप सबको काउंट करके चलेंगे तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इससे आगे क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। इधर आ जाओ फटाफट। देखो हम 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो घात पीछे लगी होती है उनको आप कभी भी सार्थक अंक में काउंट मत करना। क्लियर है? तो इसमें कितना हो जाएगा आपका अंक? 1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर पॉइंट इसके बाद आया ना, तो सार्थक अंक आपके 2 हो जाएंगे। यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। तो इसमें सार्थक अंक आपके 3। यहाँ बोलना, यहाँ पर भी 0 के बीच में आ गई तो 3 हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट इसके बीच में आ गया है तो 4 हो जाएंगे। पावर का कोई खेल नहीं है। एक बार ध्यान से देख लो आप इनको, आराम से निकालना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक है? अंक से पहले 0 है, उसके बाद पॉइंट है, तो आपको केवल ये नंबर चेक करने हैं। 0 बीच में आती है तो मान के चलनी है। पॉइंट के बाद 0 को काउंट करना है। 0 नहीं छोड़ना है, सॉरी पॉइंट नहीं तो 0 को छोड़ देना है। यदि पॉइंट आ जाता है तो फिर सभी नंबर काउंट करने हैं। घात का कोई भी रोल नहीं है सार्थक अंकों में। क्लियर है? अब आपको सिखा देता हूं सार्थक अंकों का जोड़ना और घटाना। अब हम सीखते हैं सार्थक अंकों का जोड़ना या घटाना। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लिया है। मेरे पास ये 3 संख्या है, इनको जोड़ना है। इनको जोड़ने के पश्चात मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो क्या इसका ये आंसर है? नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। अब आप क्या चेक करेंगे कि जिसमें सार्थक अंक सबसे कम है, या भाई चेक कर लेना कि पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक कितने हैं, तो आपके आंसर में भी उतने ही अंक होने चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप ये चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं, तो आपके आंसर में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 सार्थक अंक हैं, यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 3। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें केवल 1 सार्थक अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 31.1। ये इसका आंसर है। क्लियर है? क्यों? पॉइंट के बाद यहाँ पर केवल 1 ही सार्थक अंक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 ही सार्थक अंक आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 2020 का नीट का, उससे आप सवाल को सोल्व करके दिखाना। ये वो सवाल था कि सार्थक अंकों को महत्व देते हुए का मान क्या है। अब इसका मान निकालना है आपको, तो हम इसको घटाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 9.99, उसके बाद यहाँ लगाया .0099। ठीक है भाई, यहाँ पर लगाते हैं 0। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना आप, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना आप। यहाँ पर 9 कितना बचेगा? 10 में से 9 जाकर 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 9 0 आ जाएगा। यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 9। ये आपका रिले मान आया। तो आपका आंसर है भी 9.9801, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम क्या चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कम से कम कितने अंक है। तो यहाँ पर 2 ही पॉइंट के बाद अंक नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे कितने सार्थक अंक है? केवल 2 ही हैं। तो आप भी, आपके आंसर में भी 2 ही पॉइंट के बाद सार्थक अंक होने चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 9.98 ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? पॉइंट के बाद 2 हमारे पास क्या है? 9.98 मीटर। 2 ही अंक होते हैं।
ओके, अब हमारा नया हेडिंग है सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना। चाहे गुना करो चाहे भाग करो, दोनों में आपका ये नियम लागू होगा। क्या लिखा है परिणाम में, सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। अब मेरे पास दो संख्या है 2.5 1.25, तो जिनकी मेरे पास गुना आएगी वो आपके आ जाएगी 3.125, ये आ जाएगी। क्या इसका आंसर ये होगा सार्थक अंकों में? नहीं, इसका आंसर सार्थक अंकों में नहीं होगा। आप चेक करेंगे दोनों में कि कम से कम कितने सार्थक अंक हैं, न्यूनतम वाले तो कितने हैं, 2, तो उसका आंसर आपका भाई 3.1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा है कि न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है, तो यहां पर 2 ही अंक है केवल, तो इसका आंसर भी आपका 3.1 ही होगा। यही नियम आपका गुणा में और यही नियम आपका भाग में अप्लाई होता है। अब मेरे पास लास्ट टॉपिक बचता है सार्थक अंक का राउंडिंग ऑफ। देखो उसमें क्या होता है, जब आप सवाल सोल्व करते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के, तो वहाँ पर आंसर आपके मैच नहीं करते हैं। उसमें आप सार्थक अंकों का यूज करना, तो वो राउंडिंग ऑफ होता है। करना क्या है इसमें, अब आपको चेक करना राउंडिंग ऑफ होता क्या है। देखो इसमें लास्ट की संख्या आप चेक करेंगे, ये वाली, अगर ये संख्या आपकी 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो आप इस संख्या में 1 बढ़ा देंगे और इस 6 को छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे आप केवल इतना काम करेंगे कि 1.39 करेंगे और इस 6 को छोड़ देंगे। दूसरा, अगर ये संख्या 5 से कम है, 5 से कम है, अब क्या काम करेंगे आप, इस 4 को छोड़ देंगे और यहां पर जो लिखा है आप उसी को वही लिख देंगे, 3.4.3। आगे समझ में? अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, इसको छोड़ देंगे। 5 से कम है तो जैसा है ऐसा लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब संख्या अगर 5 ही हो जाए, तो देखो यदि ये 5 हो जाए तो इससे अगली संख्या आपकी सम है, इवन बोलते हैं, 2 4 6 8। तो क्या काम करेंगे आप, जब इसका आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 को जिस वक्त आप यहां से हटाएंगे तो आप ये 6.2 ही लिखा रहने देंगे। आया समझ में? यदि हटाने वाली संख्या खुद 5 है, यदि वो 5 हुई, उससे अगली संख्या आपकी सम है या इवन है, तो आप 6.2 लिखेंगे। उसके बाद ये संख्या 5 है और अगली संख्या आपकी विषम है। ये संख्या कैसी है, विषम, या ऑड बोलते हैं इनको, 1 3 5 7 9। ठीक है भाई, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको आप 6.4 लिखेंगे। ये राउंडिंग ऑफ है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इधर ही ऑफ करता हूं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम रासायनिक संयोजन के नियम। ऑल द बेस्ट।